हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। इस क्लास में एनसीईआरटी कर रहे थे हम लोग, तो जिसमें से हमने पॉलिटी ख़त्म कर दिया है और ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया है। ज्योग्राफी का एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, वो भी हम जल्दी से कर देंगे। और हम यहाँ पर हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर को लेकर चलेंगे आज हम। और ये आपको एक शॉर्ट नोट की तरह हम यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ के छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में और सारी चीज़ें आपको मिल जाएं, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा जितना भी एक चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो सब आपको मिल जाएं कि क्लास में और फटाफट थोड़े टाइम में। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, आखेट खाद्य संग्रह के से भोजन उत्पादन तक, ठीक है। कि कैसे आखेट कैसे करते थे जो पहले के लोग थे, और वो कैसे भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है। आरंभिक मानव के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कैसे कैसे उनको चीज़ें मिलती थी। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हैं आपको, ये पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती थी। शैल चित्रकला, इनमें हमें क्या पता चलता है। पूरा स्थल, आग की खोज, बदलती जलवायु, खेती और पशुपालन की शुरुआत, घरेलूकरण की प्रक्रिया, एक नवीन जीवन शैली शैली और जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में, ठीक। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर आरंभिक मानव के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आप इसका आंसर अच्छे से करिएगा। क्या मतलब इनको किस नाम से जानते थे। आखेटक और खाद्य संग्राहक के नाम से हम अभी जानते हैं इनको। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मतलब आरंभिक समय में लोग क्या करते थे, भोजन के लिए वो जंगली जानवर जो हुआ करते थे उनका शिकार करते थे, ठीक है। मछलियों और चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, फलों और जानवरों को यहाँ पर है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वो एक ही जगह नहीं रहते थे, ठीक है। जो ये आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है। इनके बहुत सारे कारण थे। ज़्यादा दिन तक वो एक जगह पर रहेंगे तो वहाँ पे जितने भी फल फूल हैं और जितने भी जानवर हैं उन सबको समाप्त कर देंगे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, ठीक है। जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ठीक है। एक ये भी कारण था दूसरी जगह जाने का, क्योंकि जो है जानवर शिकार के लिए जाते थे, ठीक है। और हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे, जैसे ये हिरण और मवेशी, ये सब जो है अपना चारा ढूंढने के लिए जैसे जैसे आगे जाते थे, इन्हीं के पीछे पीछे जो लोग थे, शिकारी थे, वो भी इनके पीछे पीछे चले जाया करते थे, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, भोजन की तलाश में दूर दूर तक अन्य जगहों पर जाते थे। इसके बाद देखिए, पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, ठीक है। अलग अलग मौसम के फल फूल हुआ करते थे यहाँ पर, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, ठीक है। ऐसी कल्पना की जा रही है कि वो लोग इसीलिए जो है उपर्युक्त मौसम के अनुसार ही वो अलग अलग जगहों पर घूमते रहे होंगे। पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता है। और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न था, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, क्योंकि एक ही जगह पानी नहीं मिल पाता था,
टाइम टाइम पर जैसे बारिश हो गई तब पानी आता था, इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि सूखा पड़ जाएगा तो वो बिना पानी के कैसे रह पाएंगे, इसलिए उनको इधर उधर जाना पड़ता रहा होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आरंभिक मानव के बारे में कुछ जानकारी। यहाँ पर देखिए पुरातत्वविद जो थे उनको कुछ वस्तुएं मिली हैं और वो इनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य मतलब उनसे इनको ये पता चला है, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिली जिससे ये पता चला है कि जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक जो है ये उन वस्तुओं का उपयोग किया करते थे। ठीक है, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों के औजार बनाए होंगे। ठीक है, क्या करे होंगे ये लोग, पत्थरों, लकड़ियों तथा हड्डियों से औजार बनाए होंगे। ठीक है, पेड़ की छालों को भी यूज़ किया होगा इन्होंने, जानवरों की खालों को भी यूज़ किया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ तथा मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, ये जो लकड़ियाँ थी उनसे ईंधन मतलब जलाने के काम आते थे उनको, और झोपड़ियाँ भी बनाई जाती थी, औजार भी बनाने के काम आते थे। ठीक है, पत्थर तथा औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने, मतलब कुछ ऐसी जड़ें थी जो वो लोग खाते भी थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चित्र यहाँ पर है, ये जो है ये खुदाई क्यों हो रही है, खाने युक्त जड़ों के लिए। तो ये कैसे करते थे, ये पत्थर मतलब जो औजार बनाते थे वो लोग उससे खोदते थे। ठीक है, खाने युक्त जड़ों को। और देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये लोग जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी ये जो है इसका यूज़ करते थे। किसका, पत्थरों के जो औजार बनाते थे उससे ये जानवर के खाल से बने जो वस्त्र थे, पहले के लोग क्या कपड़ा थोड़ी ना उनको मिलता था, तो वो जानवर की खाल ही पहनते थे, तो उससे जो बनी खाल थी उनको जो है सिलने के लिए, अगर वो फट जाती थी या फिर उनको वस्त्र बनाना है तो सिलना पड़ेगा, तो सिलने के लिए इनका प्रयोग करते थे। ठीक है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसा प्रमाण मिले हैं कि यहाँ पर आखेटक और खाद्य संग्राहक हुआ करते थे, ऐसा यहाँ पर इनको प्रमाण मिला है। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, पुरास्थल कहाँ पाए गए हैं, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ पुरास्थल के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए, पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल, आरंभिक गांव और आधुनिक गांव। ये जो यहाँ पर कुछ देखिए आकृति बना हुआ है ना, तो यहाँ पर पुरापाषाणिक जो है वो रेड कलर का है, ब्लू कलर का ये है। ठीक है, नवपाषाणिक पुरास्थल, तो ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं नवपाषाणिक, देखिए पय्यमपल्ली में पाया गया है। ठीक, हल्लूर में पाया गया है ये, कोलडीहवा, महागढ़ा, दाऊजली, ठीक है, चिदांग, यहाँ पर क्या पाए गए हैं, नवपाषाणिक पुरास्थल पाए गए हैं। इसी तरह देखिए कुरनूल की गुफाएं, ये क्या है, पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं ये। ठीक, कुरनूल की हुंसगी, भीमबेटका, ठीक है, ये भी क्या है, पुरापाषाणिक पुरास्थल है। इसी तरह ये सारी चीजें हैं। इसके बाद देखेंगे हम आगे, तो ये क्या कह रहे हैं कि कई पुरास्थल जो हैं वो कहाँ पर हैं, नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। ठीक है, जहाँ पर नदियाँ और झीलें हुआ करती थी वहाँ पर पुरास्थल पाए गए हैं। अब भीमबेटका, अभी हमने दिखाया ना भीमबेटका, ये कहाँ है, आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है,
ये लोग इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पर इन सब चीज़ों से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ है? नर्मदा घाटी के पास। इसके पहले क्लास में हमने नर्मदा घाटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। देखिए यहाँ पर शैल चित्रकला के बारे में बताया गया है कि इनसे हमें क्या पता चलता है शैल चित्रकला से। तो देखिए जिन गुफाओं के लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। ठीक है। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है। देखिए जंगली जानवरों का चित्रण किया गया है। तो ये देखिए ये आपकी जो है शैल चित्रकला है। ठीक है। शैल चित्रकला ये इसमें क्या होता था कि दीवारों पर चित्र बनाते रहे होंगे लोग। ठीक है। इसी को शैल चित्रकला कहा गया है। इसके बाद देखेंगे पुरा स्थल के बारे में। पुरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है। जहां पर इन सब के अवशेष मिले हैं उन्हीं को पुरा स्थल कहा गया है। ठीक है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ठीक। यूज़ किए और वहीं पे छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आग की खोज के बारे में देखेंगे। कुरनूल की गुफा। ठीक है। कुरनूल की गुफा जो है यहाँ से में राख के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। इससे ये पता चला कि इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है। वो आग को यूज़ करते थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए। ठीक। और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी किया गया होगा। ठीक। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर नाम और तिथियाँ। आरंभिक काल को पुरातत्वविद पुरापाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्वविद जो होते हैं वो पुरापाषाण काल युग कहते हैं आरंभिक काल को। क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से मिलकर बना है। किससे? पुरा यानी प्राचीन और पत्थर। ठीक। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को के महत्व को बताता है। ठीक है। क्या बताता है? कि जो पुरा स्थलों में जो प्राप्त पत्थर हैं उन औजारों को महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा भाग था? आरंभिक काल था, मध्यकाल और उत्तर पुरापाषाण युग। ठीक। पहला आरंभिक पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग और उत्तर पुरापाषाण युग। 3 युग। एक ये तीनों। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोलिथ का मतलब क्या हो गया? मध्य पाषाण युग। इसका मतलब लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। कैसे? बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया। ठीक। माइक्रोलिथ को लघु पाषाण कहा गया, मेसोलिथ को मध्य पाषाण युग कहा गया। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। जो 10,000 साल पहले से होती है उसको नवपाषाण युग कहते हैं। ठीक है। ये रही आप इसके बारे में। अब आगे हम देखते हैं बदलती जलवायु के बारे में। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ठीक है। और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान
बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी। ठीक है, उन जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक, जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे उनकी संख्या बढ़ गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी उनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक है, लोग जो है मछलियाँ खाने लगे थे। ठीक, वो उनको एक स्रोत के रूप में वो बन गई थी। इसके बाद देखेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। ठीक है, साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। ठीक है, कैसे कृषक बने? इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ठीक, जिस प्रकार अनाज को उन्होंने देखा फिर उनको उगाने लगे, इसी तरह हम जानवरों को भी उन्होंने क्या किया रहा होगा, आकर्षित किया रहा होगा और उन्हें पालतू बनाया रहा होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। क्या खाते थे? घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ठीक है, कैसे बने होंगे पशुपालक? उनको आकर्षित करके, उनको जो है सुरक्षा देकर। ठीक है, क्या पशुपालक बन गए होंगे, पशुओं को पालने लगे होंगे। ठीक, उनसे दूध प्राप्त करने लगे होंगे, ये सारी चीजें होने लगी होंगी। इसके बाद देखेंगे हम घरेलूकरण की प्रक्रिया, किस प्रकार घरेलूकरण होने लगा। फिर लोगों के द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों के भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, कैसे होते थे? भिन्न भिन्न। जंगली जानवर और जो ये लोग पालतू पशु थे ये दोनों भिन्न भिन्न होते रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ठीक, ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। ठीक, ऐसे लोग जानवरों को रखा जाता है जो अहिंसक होते हैं, किसी को मारे नहीं। ठीक है, हिंसा ना करें। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आती है। एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी फसल आती है सबसे प्राचीन, तो गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। पहले कुत्ता था, सबसे पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। उसके बाद भेड़, बकरी। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि जो जंगली जानवर थे वो जो घरेलू जानवर थे उनसे अलग होते थे, और जो अनाज भी हुआ करता था, जो जंगल में होता था अनाज, वो अलग था, और जो ये लोग अपने से जो है बोते थे अनाज, वो अलग हुआ करता था। और ऐसे अनाज जो है रखते थे कि वो उनकी डंठलें जो है अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ठीक,
ऐसा नहीं कि गिर जाएं या फिर वो आंधी तूफान आ जाए तो पूरी तरह से वो नष्ट हो जाए, कुछ कुछ थोड़ा बहुत बचा खुचा रह जाए, वो लोगों ने ऐसे इसी चीज़ें संभाल कर रखी। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट एक नवीन जीवन शैली के बारे में देखेंगे। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। ठीक, मतलब एक ही जगह अब पौधे को उगाएंगे तो उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। ठीक, तो कैसे पौधे के बीज को बोते थे, मतलब बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक है, इसलिए लोगों को उनके भंडारण की भी बात सोचनी पड़ी। बहुत से लोग इलाके में लोगों ने मिट्टी के बने बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक, कैसे जमीन में गड्ढा खोद कर रखने लगे। इसके बाद जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसके बारे में देखेंगे हम। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता था। देखिए जानवरों के बारे में भी मतलब उनको और चीज़ें पता चलने लगी कि उनको जो है वो लोग पालते थे, देखभाल करते थे, उनसे दूध मिलता था। भोजन का एक अच्छा जो स्रोत है, यही नहीं जानवरों से हमें मांस भी मिलता है, मतलब उनको मांस भी मिलता था। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक, पशुपालन भी भंडारण का एक तरीका है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, आरंभिक समय में ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ठीक है, देखिए ये मिले कहाँ हैं, कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य जो है मिले हैं, ये कहाँ कहाँ मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में ये सब पाए गए। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए गए, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मतलब कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए ये सब। ठीक है, देखिए कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां तो थी या नहीं थी, इसको जानने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत खुदाई की है। तो खुदाई में जो थोड़े बहुत चीज़ें मिली हैं, उनको पौधे मिले कुछ, और पशुओं की हड्डियों के कुछ नमूने मिले हैं, और कुछ जले हुए अनाज मिले हैं, अनाज के दानों का अवशेष मिला है। तो इससे इन सब चीज़ों को देखकर वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है। ठीक है, कि मतलब उन्होंने अलग अलग भागों में, विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी उस समय। ठीक, और जानवरों की हड्डियों से भी मतलब उन्होंने बहुत सारी पहचान की है। इसके बाद देखिए स्थायी जीवन की ओर, कैसे वो स्थायी जीवन की तरफ बढ़े। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घर के निशान जैसे कि बुर्ज हों। वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक, जिन्हें गर्तवास कैसे कहते थे। गर्तवास किसको कहते थे, जो गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता था। इसमें सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी, देखिए मैंने यहाँ पर किया है कि सीढ़ियाँ हुआ करती थी यहाँ पर। ठीक, और ये लोग मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया कि मौसम से बचने के लिए, ठंड से मौसम से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए ये लोग यहाँ ऐसे रहते थे। ठीक, झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली है वहाँ पर। ठीक है, कि इससे ये पता चला कि मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते रहे होंगे। ठीक, ज़्यादा ठंडी पड़ती रहेगी तो अंदर पकाते रहे होंगे। ठीक, और पत्थर के औजार भी मिले हैं, ये भी कहाँ, भिन्न भिन्न जगहों से भिन्न भिन्न जगह मतलब मिले हैं। ठीक, पत्थर के औजार, इसमें कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। ठीक, इसीलिए इन्हें नव पाषाण युग कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि ये पुरा पाषाण युग से भिन्न थे।
इसलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा गया, माना गया। औजार की धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक, ओखली और मसूल का भी ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक, मूसल, ओखली और सॉरी ये मूसल है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य बीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक, पीसने के लिए किया जाता था। इसके बाद देखिए, अब देखिए आज हजारों साल बाद भी जो है देखिए ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, जो पहले के समय में हुआ करता था हमने वहां से कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, आज भी हम उन चीजों को यूज करते हैं। और आज देखिए, आज भी जो है प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण का प्रयोग और मतलब निर्माण और प्रयोग दोनों लगातार होता रहा है। ठीक, कुछ औजार हड्डियों में भी बनाए जाते थे, पहले हड्डियों के बनाए जाते थे। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे, नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। ये देखिए मिट्टी के बर्तन मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, घड़ा मिला है। कभी कभी इन पर अलंकरण किया जाता था। ठीक, और इनका उपयोग जो है चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाने लगा। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, इनका आहार के रूप में मतलब इनका महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। इसके साथ साथ कपड़े भी बुनने लगे थे ये, कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाने लगे थे। ठीक, कपास भी उगाने लगे थे। इसके बाद देखिए मेहरगढ़ के बारे में। ठीक, मेहरगढ़ के बारे में हम देखेंगे, ये जो है चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। ये रहा आपका मेहरगढ़ का घर के अवशेष जो मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। ठीक, चीज़ों को रखने के काम आते थे। अब मेहरगढ़ के बारे में देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ की जीवन मृत्यु, यहाँ पर जीवन शैली कैसी थी, यहाँ पर मृत्यु होता था तो क्या करते थे। ठीक, तो देखिए यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ है ये, ईरान जाने वाले रास्ते में है, बोलन दर्रे के पास है। ठीक, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि मेहरगढ़ कहाँ है तो आप ये बता सकते हो। यहाँ पर जो है स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरियां पालना शुरू किया था। ठीक, ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले जो है स्त्री और पुरुष जौ, गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना शुरू किया था सबसे पहले। ठीक, भेड़ बकरी पालन शुरू किया था। ठीक, स्त्री पुरुषों ने। यहाँ से अलग अलग जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जिसमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां मिली हैं। किन की इसकी मिली हैं, हिरण की मिली हैं, हिरण, सुअर, ठीक, इनकी हड्डियां मिली हैं। और जंगली जानवरों में भेड़ की मिली है, बकरी की मिली है। ठीक, इन सब की हड्डियां मिली हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। ठीक है, लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रख दिए जाते हैं थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मृतकों के साथ सामान रख दिए जाते थे। ऐसी कई कब्रें मिली हैं यहाँ पर। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक, ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए, कुछ हड्डियों के अवशेष मिले थे वहां पर। ठीक, तो ये आपका रहा सेकंड चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको फटाफट शॉर्ट नोट के रूप में आपको पढ़ा दिया है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
और हाँ, हमारे वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।